चलिए तो देखिए लास्ट क्लास तक हम लोगों ने पी ब्लॉक के अंदर नाइट्रोजन फैमिली यानी 15 ग्रुप के एलिमेंट्स को कंप्लीट कर लिया था। आज हम वहीं से आगे बढ़ रहे हैं और डिस्कस करने आ रहे हैं अपनी अगली फैमिली को, जिसका नाम है ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं ऑक्सीजन फैमिली के साथ। या फिर आप इन्हें 16 ग्रुप एलिमेंट्स भी बोलते हो। और आप इन्हें प्यार से चैल्कोजेंस भी बुलाते हो। चैल्कोजेंस क्यों बोलते हैं हम इन्हें? चैल्कोजेंस होते हैं ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स एक्चुअली चैल्कोजेंस नेम सिखाता है आपको एसोसिएशन विद सल्फर। यानी इस ग्रुप में जो सल्फर होता है, इस ग्रुप में जो सल्फर होता है वो क्या होता है, ओर्स के अंदर सबसे ज्यादा काम में आता है ऑक्सीजन एंड सल्फर। ठीक है, जैसे आप मेनली ओर्स देखो तो आपको या तो ऑक्साइड ओर्स मिलती हैं, जैसे आपके पास हो गया Cu2O क्यूप्राइट ओर हो गया, TiO2 इसको हम बोलते हैं रूटाइल। क्या बोलते हैं? रूटाइल ओर होता है आपके पास। MnO2 हो गया, इसको हम बोलते हैं पायरोलुसाइड। ऐसे आपके पास हो गया Cu2S, इसको हम बोलते हैं कॉपर ग्लैंस। ये होता है CuFeS2, इसको हम बोलते हैं कॉपर पायराइड्स। FeS2 क्या बोलते हैं? आयरन पायराइड्स। तो मेनली इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो जनरली ओर फॉर्मिंग के अंदर काम में आते हैं, इसलिए हम इनको किसके नाम से जानते हैं? चैल्कोजेंस के नाम से जानते हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? जो नाम आपने सुना, चिंता ना करें, मेटलर्जी में आप दोबारा सुनने वाले हो, वहां पे आपको याद भी रखने होंगे और आपको धीरे धीरे याद भी हो जाएंगे। चलिए मेंबर्स से मिलते हैं। मेंबर्स कौन कौन है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। 16 ग्रुप है। जनरल कॉन्फिगरेशन क्या होगा? NH2NP4। ये कौन सा पीरियड है? सेकंड पीरियड। ये कौन सा है? थर्ड पीरियड। ये हो गया आपके पास फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ पीरियड और ये हो गया सिक्स्थ पीरियड। तो थर्ड पीरियड के लिए N के लिए 3, सेकंड के लिए N के लिए 2। कॉन्फिगरेशन 2s2 2p4, 3s2 3p4, 4s2 4p4, 5s2 5p4 एंड 6s2 6p4। PO is a radioactive element, radioactive and is a short-lived species. With half-life around 13.8 days. सबसे छोटी तुरंत तो नहीं होगा, ठीक है। तो जनरल इंफॉर्मेशन है, देखते हो कुछ चीजें काम की होंगी, कुछ चीजें काम की नहीं होंगी। डाउन द ग्रुप जाने पर आप सभी जानते हो कि इंक्रीज क्या होता है? एटॉमिक साइज तो क्या होती है? एटॉमिक साइज बढ़ती है एंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। आप सभी जानते हो इस ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है NH2NP4। ठीक है, इससे जस्ट पहले वाला जो ग्रुप था होता नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या था? NH2NP3। बताओ कॉन्फिगरेशन कैसा था? हाफ फिल्ड। तो अगर हम साइज कंपेयर करें तो साइज तो ऑक्सीजन का छोटा होता है, लेकिन जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है? नाइट्रोजन की ज्यादा होती है। सो दिस ग्रुप या एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप, एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप हैव लोअर आयनाइजेशन एनर्जी देन 15th ग्रुप एलिमेंट्स। जो 15 ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? 16th वालों की 15th ग्रुप वालों से कम होती है। ऑल्दो इनका साइज छोटा होता है, लेकिन यहां पर कॉन्फिगरेशन कैसा होता है? हाफ फिल्ड। आप चाहो तो ऐड भी कर दो, ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन। तो जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो 16 ग्रुप वाले की कम होगी और 15 ग्रुप वाले की क्या होगी? ज्यादा। लेकिन अगर हम सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करें तो वो 16th वाले की ज्यादा होगी और 15th वाले की क्या होगी? कम, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये बन जाएगा हाफ फिल्ड और ये बन जाएगा पार्शियली फिल्ड। कर सकते हैं, इसे हम पीरियड टेबल के अंदर पहले भी सीख चुके हैं। चलिए उसके अलावा अगर हम देखें डाउन द ग्रुप जाने पर जो आपके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। यानी
सल्फर का ऑक्सीजन से ज्यादा, सेलेनियम का सल्फर से ज्यादा, टेलियम का सेलेनियम से भी ज्यादा होगा। तो डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक मास बढ़ रहा है, पैकिंग बढ़ेगी, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। लेकिन सल्फर हैज एक्सेप्शनली हायर melting point and boiling point than oxygen due to the higher atomicity of sulfur. बताओ सल्फर क्या होता है, एसिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि ऑक्सीजन किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O2। तो ऑक्सीजन का एक डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है, जबकि सल्फर का एक ही मॉलिक्यूल में कितने सल्फर एटम्स होंगे, 8। तो जो सल्फर के अलग अलग मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एटम्स भी क्या है आपके पास, ज्यादा। तो जहां आप देखो ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट अराउंड होता है 90 केल्विन, कितना होता है, वहीं पर सल्फर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 718 केल्विन, 718 केल्विन। डिफरेंस देख रहे हो आप, ऑलमोस्ट 700 का डिफरेंस है। तो इतना हाई डिफरेंस क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन कैसा मॉलिक्यूल होता है, डायएटॉमिक, जबकि सल्फर कैसा मॉलिक्यूल होता है, ऑक्टा एटॉमिक, उसके अंदर 8 सल्फर एटम्स होते हैं। कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो कहानी हम हर बार बोलते आए हैं, ये आपका है ऑक्सीजन है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट है। सेकेंड पीरियड एलिमेंट ग्रुप के बाकी मेंबर से क्या करता है, डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। क्यों, सो ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ vacant d orbitals, oxygen shows different behavior than other members of the group। तो सारी कहानी वही है, ज्यादा कुछ चीजें हैं नहीं, लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है यहां पर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर। शायद आप लोगों ने सुना हो या पढ़ा हो या याद हो आप लोगों को कि अगर हम इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर देखें तो बताओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या होता है। हाँ, वेरी गुड। ये तो हम सीख ही चुके हैं प्रेडिक्ट के अंदर कि हर थर्ड पीरियड एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड वाले से क्या होती है, ज्यादा। लेकिन ऑक्सीजन फैमिली के अंदर क्या होता है, सल्फर सबसे ज्यादा, फिर सेलेनियम, फिर टेल्यूरियम, और सबसे कम किसकी होती है, ऑक्सीजन। बताओ हेलोजन वाले ग्रुप के लिए क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है Cl, फिर आता है F, फिर आता है Br, और फिर कौन आता है I। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ये आपसे यहां पर पूछा सकता है। तो कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देना है, कॉपी करें, फिर मिलते हैं इनके कंपाउंड से। हाँ भाई देखें, एक और छोटी चीज यहां पे आप ऐड कर लें, तो वैसे बता चुका हूं आपको, इस अर्थ पर जो सबसे अबंडेंट एलिमेंट है वो कौन होता है, ऑक्सीजन। अर्थ पर मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इज अर्थ क्रस्ट, 46.6% पार्ट को कौन कंस्टिट्यूट करता है, ऑक्सीजन। तो ये भी आप इसी में ऐड कर देना, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला है। ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ। 75% सर वाटर ही है, 46.6 पर, तो उसमें भी तो ऑक्सीजन है। तो वही मतलब बोल रहा हूं, तो उसमें क्या 75 में तो टोटल अर्थ क्रस्ट का, अरे अर्थ क्रस्ट मतलब जमीन, भू क्रस्ट भू बोलते हैं ना, बस क्रस्ट। और सिलिकॉन कौन होता है, सिलिकॉन इज द सेकेंड मोस्ट। ठीक है, तो मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, सर ऐसा ही सेकंड होता है, एल्यूमिनियम और वो सब कहाँ से? वो बाद में आते हैं। चलिए नेक्स्ट इज कंपाउंड्स ऑफ 16th ग्रुप। एलिमेंट्स। वाओ, यू ऑलरेडी नो इट। टॉपिक कंप्लीट, अगले टॉपिक में मूव करते हैं।
देखें पहला है आपके हाइड्राइड्स। तो इस ग्रुप के सभी एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स फॉर्म हाइड्राइड्स ये भी पता है। ऑफ टाइप MO2 MH2। यहाँ पर M कौन कौन हो सकता है? O, सल्फर, या तो हंस लो या खांस लो, हैं? ये तो डिस्प्रपोर्शनेशन हो गया। एक आदमी जब हंस भी ले और खांस भी ले, डिस्कफोर्सिनेशन नहीं, डिस्कफोर्सिनेशन बोल सकते हैं, कफ हो गया ना इसको। हाँ, ये ज्यादा बढ़िया नाम है। खैर चलिए भाड़ में आने दो। तो देखिए सभी के सभी हाइड्राइड्स बनाते हैं EH2 MH2 टाइप के। ऑक्सीजन का हो गया H2O, सल्फर का हो गया H2S, सेलेनियम का हो गया H2SC, टेरियम का हो गया H2T। मेन चीज सबसे पहले इनके मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स का ऑर्डर। अच्छा बताना। H2O का पहला सबसे ज्यादा, देन T का, फिर SC का, फिर S का, वैन डर वाल्स फोर्सेस। सही है, ये मैंने आपको पढ़ाया था, पीरियडिक के अंदर पढ़ाया था। सिंपल सा रीजन है, वाटर क्या शो करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा तो इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होगा। इसके बाद इन सब में नीचे आप मूव करते जाओगे तो एटॉमिक साइज और मॉलिक्यूलर मास, तो यहाँ पर वैन डर वाल्स फोर्सेस डोमिनेट करेंगे। H2E का मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा है, वैन डर वाल्स फोर्सेस सबसे ज्यादा होंगे, तो उसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं? सबसे ज्यादा। दूसरी चीज हम बात करेंगे यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी की। बताओ थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? थर्मल स्टेबिलिटी का सर H2O का सबसे ज्यादा, क्योंकि हाँ फिर H2S, फिर ऐसे ही नॉर्मल। क्यों? सर TS इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। हाँ भाई सिंपल सी बात है। थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर लो, बॉन्ड ब्रेकिंग की बात कर रहे हो, तो वाटर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, H2S, सल्फर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सेलेनियम और बड़ा हो जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो क्या होगा? जैसे सेंट्रोम का साइज बढ़ता जा रहा है, बॉन्ड की लेंथ बढ़ती जाएगी। बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी तो बताओ बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे बॉन्ड का साइज एटम का साइज बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, तो उसकी स्ट्रेंथ कम होती है। इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होती है? डिक्रीज। H2T, H2SE, H2O का ज्यादा रीजन सेम है। डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होगा? बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, आसानी से क्या कर सकता है? H+ रिलीज कर सकता है। तो ये इनके एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर होगा। तो ये आपके पास पहली कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स हाइड्राइड्स, जिनमें आपको कुछ ऑर्डर्स पता होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट हाइड्राइड्स होते हैं। इससे पहले हमने नाइट्रोजन के हाइड्राइड्स पढ़े थे, याद है क्या? बताओ उनका वेरिएशन क्या था? क्या चीज? मेल्टिंग पॉइंट का। मेल्टिंग पॉइंट तो जनरल प्रेशर NH, लास्ट में BiH3 मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होता है? NH3 का, फिर फिर उल्टा से आ जाओ, BiH3 BiH3, SbH3 SbH3, ASH3 ASH3, PH3 PH3। बॉइलिंग पॉइंट में BSN है। सही है पक्का? फिर BiH3 BSN, BiH3 SbH3, NH3 फिर BH3। वाह। बस ना। वेरी गुड। बड़ा गर्व महसूस हो रहा है आज तो मुझे, हमारे छात्रों को चीजें बिल्कुल अच्छे से याद है। चलिए, तो ये इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के होते हैं। इस ग्रुप का जरूर ध्यान रखें, इनमें वेरिएशंस होते हैं, आप यहाँ पर गलती कर सकते हैं। चलिए कॉपी करें इसको, फिर मूव करते हैं अगली कैटेगरी ऑफ कंपाउंड के ऊपर, जिनको हम बोलते हैं ऑक्साइड्स।
तो ऑक्सीजन तो खुद ही ऑक्साइड का पार्ट होता है, उसको तो काउंट नहीं करेंगे। उसके अलावा बाकी एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, एक EO2 टाइप एंड दूसरा क्या होगा आपके पास EO3 टाइप। ठीक है, तो सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, EO2 और EO3 टाइप के ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। ऐसे EO2 में आप देख लो आपके पास क्या हो गया, SO2 हो गया, कौन हो गया, SeO2 हो गया, TeO2 हो गया। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप जाने पर क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है तो बेसिक कैरेक्टर भी क्या होता है, बढ़ता है। तो पहली बात तो SO2 क्या है, गैस, SeO2 कैसा होता है, सॉलिड, ये एसिडिक है, SeO2 भी एसिडिक है, वहीं TeO2 कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है। क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा आप देखें अच्छा, इस ग्रुप में सेलेनियम और टेरिलियम दोनों क्या होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं। वैसे सेलेनियम नहीं होता, लेकिन एनसीईआरटी में सेलेनियम को मेटलॉइड के अंदर दिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए टेरिलियम का जो ऑक्साइड है वो नेचर में कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है। EO3 टाइप में आप देखो तो SO3 कैसा होता है, गैस। तो जो आपके SeO3 है ये तो एसिडिक होता है ना, और TeO3 ये सभी के सभी कैसे ऑक्साइड्स होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। तो ये चीज हम पहले सीख चुके हैं कि जैसे जैसे सेंटर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो उसके ऑक्साइड्स का एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होता है, बढ़ता है। तो इसकी सेकंड कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स हैं ऑक्साइड्स, जिनमें आपको सिंपल चीजें देखनी है और भूलनी है, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें काम की नहीं है, कॉपी करो। फिर मूव करते हैं हैलाइड्स की तरफ। थर्ड देखें हैलाइड्स। तो देखें फॉलोइंग टाइप ऑफ हैलाइड्स आर फॉर्म। संक्रमण हो गया आपको खांसी का। देखें एक तो आपके पास बनते हैं मोनोहैलाइड्स। मेरा खांसी खत्म हो गया ना। सो मोनोहैलाइड्स आर मोस्टली डाइमेरिक, इन्हें डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे H2Cl2 ऑक्सीजन नहीं बनाता है मोनोहैलाइड्स, है ना, H2F2, H2Br2, Fe2Cl2 ये एक्चुअली होते हैं मोनोहैलाइड्स हैं HCl, पर एग्जिस्ट किसकी फॉर्म में करेगा, डाइमर की फॉर्म में, फॉर्मिंग H2Cl2। ठीक है, दूसरे होते हैं डाइहैलाइड्स। तो डाइहैलाइड्स हो गए पास HCl2 हो गया, SeCl2 हो गया, ये सब क्या होते हैं आपके डाइहैलाइड्स होते हैं। इस तरह बनते हैं टेट्राहैलाइड्स। तो टेट्राहैलाइड्स में जैसे हो गया SF4, या फिर आपके पास हो गया SeF4, TF4। तो SF4 तो कैसा होता है, गैस, जबकि SeF4 कैसा होता है, सॉलिड। ठीक, इसी तरह आप देखें हेक्साहैलाइड्स। तो हेक्साहैलाइड्स में तो मेनली हेक्साफ्लोराइड्स ही बनते हैं। ओनली फ्लोराइड्स आर स्टेबल। and rest halides are unstable due to steric hindrance। तो SF6 एग्जिस्ट करता है, बट HCl6, SBr6, Si6 ये सब एग्जिस्ट। तो फ्लोरीन का साइज छोटा है, छोटे साइज के से फ्लोरीन 1 सल्फर 6 फ्लोरीन के साथ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्म करता है, लाइक दिस। लेकिन
जब आपके पास क्लोरीन आ जाएगा तो क्लोरीन का बड़ा साइज होता है, ब्रोमीन का साइज और बड़ा होता है, तो वहां पर क्या होगी, हेलोजन एटम्स के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस होगी। रिपल्शन की वजह से आपका जो एटम होता है या कंपाउंड होता है वो कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। ध्यान रखना फ्लोराइड्स में, हेक्साइलाइड्स में सिर्फ क्या होते हैं आपके फ्लोराइड्स ही स्टेबल होते हैं। एक और छोटी चीज, ये जो आपका SF4 और SCF4 है, ये दोनों दीज एक्ट एज फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स। ये फ्लोरीन प्रोवाइड करवाते हैं, फ्लोरीन ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर। CH3OH है, OH को हटा के आपको फ्लोरीन लगाना है तो इसकी रिएक्शन SF4 से करवा दो तो ये क्या बना लेगा, CH3F फॉर्म कर लेगा। ठीक है, तो एज अ फ्लोरिनिक एजेंट ये काम करते हैं। उसके अलावा अगर आप हैलाइड्स की स्टेबिलिटी की बात करो, स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स, तो इस ग्रुप में अगर आप हैलाइड्स की स्टेबिलिटी की बात करोगे तो फ्लोराइड्स सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, फिर कौन होते हैं, क्लोराइड्स, फिर कौन होते हैं, ब्रोमाइड्स, और सबसे कम स्टेबल कौन होते हैं, आयोडाइड्स। रीजन वही आपका स्टेरिक हिंड्रेंस है। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं जो आपको इन हैलाइड्स के बारे में क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। कोई दिक्कत? हाँ सर I माइनस ज्यादा स्टेबल है। क्यों? स्पेस ज्यादा है सर। सारे हैलाइड्स, अच्छा हैलाइड जो हैलाइड्स बनेंगे ना इनके, उनमें जैसे SF2 HCl2 से ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज थी जिनमें से आपको पता होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट थी हाइड्राइड्स, बाकी तो मैंने आपको ऐसे ही बता दी है, एक बार देख लो और जाने दो। इनमें सच कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है जिसके पीछे आपको भागना पड़े। इसके बाद चले मिलते हैं कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली से। तो कंपाउंड से अगर हम मिलेंगे तो उसमें सबसे पहला कंपाउंड वो जिसकी वजह से आप हो, सो कंपाउंड्स ऑफ 16th ग्रुप एलिमेंट, इसे हम बोलते हैं डाई ऑक्सीजन, O2। O2 आ गया। चलिए, सबसे पहला प्रिपरेशन। अरे सर इसका प्रिपरेशन सर बहुत कोशिश करते हैं आप। अरे सर नहीं किसको? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वेरी गुड। सर नहीं Yes. प्रिपरेशन, लेकिन इसका कुछ और होता है, हाँ, रिएक्शन होती है मुझे याद। चलिए। HCl3 को हीट करेंगे। वाह, वेरी गुड। कौन सा? देखें, सबसे पहले हम बात कर रहे थे लेबोरेटरी मेथड्स की। तो लेबोरेटरी में अलग अलग तरह के सॉल्ट्स को गर्म कर हीट कर तोड़ कर हम क्या बनाते हैं, O2। जैसे पहला होता है हीटिंग ऑफ, ये सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा यूज करने वाला मेथड है, पोटेशियम क्लोरेट। याद रखना। आपकी इच्छा। PCl3O। अरे कंफ्यूज आ गए थे सरकार। कन्फ्यूज आ गए थे, इतना काहे कन्फ्यूज आते हो? तो देखो 2 की स्थिति को हीट करोगे तो ये क्या बनाता है, 2KCl सॉलिड प्लस 3O2 गैस। ये रिएक्शन आप मोल कंसेप्ट में भी पढ़ चुके हो, बहुत बार यूज की थी आप लोगों ने। ठीक है, इस रिएक्शन में MnO2 दिस एक्ट एज कैटलिस्ट। ठीक है, तो अगर आप MnO2 यूज नहीं करोगे तो रिएक्शन रिलेटिवली स्लो होगी। रिएक्शन की रेट को बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, MnO2 को एज कैटलिस्ट यूज कर सकते हो। उसके अलावा देखें और भी बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं। हीटिंग ऑफ सॉल्ट्स, तो अलग अलग तरह के सॉल्ट्स को आप हीट करोगे तब भी आपको क्या मिलती है, ऑक्सीजन। जैसे आप नाइट्रेट्स को हीट करो। चलिए, समय आ चुका है जवाब देने का। बताओ, NaNO3 सोडियम नाइट्राइट को नाइट्रेट को हीट करूं तो क्या मिलेगा? सर बता रहा, Na2O वेरी गुड। Na2O प्लस NO2 प्लस NO2। तो भाई हम क्या बना रहे हैं, O2। कहाँ है O2? NO2 को और हीट करोगे तो NO प्लस हाफ O2 बन जाएगा, और हीट करोगे तो NO प्लस हाफ O2 बन जाएगा। नहीं सर फिर तुम्हारा फोटो बन जाएगा NO2 प्लस है। ये तो पहली बार मैंने फिर भी ट्राई कर।
छोटा Na2 बनेगा सर। विकास बिल्कुल सही है। गर्व होता है ना जब अपना तुक्का सही होता है तब। ऐसा कंपाउंड होता है इसलिए बोल रहा हाँ तो कंपाउंड तो Na2O भी होता है, हूँ। ये भी तो बनना चाहिए। इससे तुक्का ही हुआ ना। Na2 को हीट करो। किसी को कर दीजिए NO2 कंपाउंड। हाँ तो इसमें बनेगा ZNO। इसमें ZNO बनेगा सर। ZNO तो बनेगा ही बनेगा। प्लस N2O NO2 बनेगा प्लस O2 बनेगा। तो उसमें ही क्यों नहीं हो सकता था? अच्छा Na के फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट जो भी होता है ना सर उसको अच्छा एक एक्सेप्शन। अच्छा उसका ऑक्साइड नहीं बनेगा ऐसा कुछ? हाँ ये सब पढ़ाया हुआ है मैंने टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर। हाँ कि जो आपके स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं उनको हीट करने पर वो उनके नाइट्राइट्स और O2 बनाते हैं। जो रिलेटिवली लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते क्या बनाते हैं, उनके ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। और वही अगर आपके पास ऑलमोस्ट नोबल मेटल्स हो, बहुत ही लो रिएक्टिव मेटल्स हो, तो इनको हीट करने पर Ag plus O2। अच्छा Ag भी सही है। हाँ तो ये आपकी रिएक्शन होती है। सही है। सही है, कोई फायदा नहीं है। चलिए उसके अलावा देखें और भी दूसरे सॉल्ट। अगर मैं जैसे मान लो KMnO4 ले लेता हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना। ये आप डी ब्लॉक में भी पढ़ोगे, अभी से शुरुआत हो गई है। K2MnO4। इसको हीट करने पर आपको मिलेगा K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2। देखो यहाँ Mn कौन से स्टेट में था, +7 से +6 +4। क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है? नहीं है। सर लो में ही जा रहा है। तो बताओ ये कौन सी रिएक्शन है? रिडक्शन है। यहाँ किसका, यहाँ पे पोटेशियम Mn का क्या हो रहा है, रिडक्शन। +7 से +6 और +7 से +4 दोनों ही लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो एक सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन है, ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। कोई डाउट? अच्छा अगर इधर से इधर आ जाता तो? इधर से क्या? इधर से इधर नहीं आता। तो एक कम प्रोपोर्शनेशन होता? नहीं अगर मैं इन दोनों से ये बनाऊं तो एक कम प्रोपोर्शनेशन है या नहीं? नहीं है। सिर्फ ऑक्सीडेशन है। हाँ क्योंकि कम प्रोपोर्शन में क्या होता है, दो अलग अलग स्टेट से सेम स्टेट पर आएगा, बट एक लोअर होनी चाहिए और एक देखो डिस्प्रपोर्शनेशन होना चाहिए। दोनों ही +7 से लोअर है, तो ये कम प्रोपोर्शनेशन भी नहीं है, ये डिस्प्रपोर्शनेशन भी नहीं है, ये सिर्फ एक सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन है। इसी तरह K2Cr2O7 को हीट करें तो सर CR2O3 तो ये बनाएगा K2Cr4 प्लस Cr2O3 प्लस O2 प्लस हाफ O2। बैलेंस। अच्छा Cr2 तो 2 से इधर बढ़ा 2 लगाना पड़ेगा यहाँ, तो बन जाएगा 2K2Cr4 प्लस Cr2O3 प्लस O2। तो बैलेंस कर लो 14 3/2 O2। 3/2। सही है। इसी तरह आप कुछ ऑक्साइड्स को हीट करें, जैसे मैं हीट करूं Pb3O4 को, तो Pb3O4 को हीट करने पर ये बनाता है PbO सॉलिड प्लस O2 गैस। तो बैलेंस कर लो, 2 कर दो इसको, तो ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 4। सही है। तो ये कुछ एक रिएक्शंस हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए। इस तरह आप PbO2 को हीट करो तो PbO2 सॉलिड को हीट करने पर आपको मिल जाएगा PbO प्लस साथ में क्या मिल जाएगी, O2। तो ये भी कुछ रिएक्शंस हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, ऑक्सीजन को जनरेट कर सकते हो। उसके अलावा एक और रिएक्शन जिसे आप सभी जानते हैं, डीकंपोजिशन इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होता है क्या? ऑफ H2O2। ये पढ़ा आपने, डीकंपोजिशन ऑफ H2O2? हाँ। बताओ। H2O plus half O2। So H2O2 liquid changes to H2O liquid plus half O2 gas। Sorry H2O2 liquid नहीं होगा, aqueous होगा। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन गैस जनरेट होती है। बताओ रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन है बस।
वेरी गुड। एक ही एलिमेंट तो देखिए ऑक्सीजन -1 में है, -1 से ऑक्सीजन कहाँ पहुंचा, -2 और 0। ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, ये मैं आपको हाइड्रोजन वाले चैप्टर में भी पढ़ा चुका हूँ। और इसका नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से ब्लीचिंग एक्शन हाँ वेरी गुड। ये जो O2 है नेसेंट ऑक्सीजन होती है, इसकी वजह से H2O2 का परमानेंट ब्लीचिंग एक्शन होता है। और उसका H2O2 का स्ट्रक्चर गैसियस फेस और सॉलिड फेस होता है। अरे वाह। गैसियस फेस में डायहेड्रल एंगल 90 डिग्री होता है और सॉलिड फेस में 115 डिग्री होता है। सब कुछ सब कुछ वाह। चलो मुझे याद रहना रहे उससे क्या फर्क पड़ता है, आपको याद रहना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आप खुश हो इस बात से? बहुत बढ़िया। हाँ भाई, तो ये आपके पास ऑक्सीजन के प्रिपरेशन के 3 मेथड्स हैं। चौथा है इसका इंडस्ट्रियल मेथड। इलेक्ट्रोलिसिस। इंडस्ट्रियल मेथड में आप इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से क्या करते हो, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हो। तो आप ये कॉपी करो, फिर मूव करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस मेथड की तरफ। हाँ, इन पचड़ों में क्यों पढ़ते हो आप? अपनी मस्त रहो, खाओ पियो, पढ़ाई करो। समझ में नहीं आ रहा ये क्या कैलकुलेशन लगाते रहते हो आप? सर लेकिन एक सर एक फोटो फेसबुक पे थी, पहले की क्लासरूम की फोटो थी, टीचर पढ़ा रहे, बैक बेंचर से सोच रहे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू उनकी फीस, उसकी सैलरी। होता है सर ऐसे नहीं होता। क्या पढ़ाया मैंने? ऑक्सीजन। हाँ देखिए, फिर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। बस एक ने शुरू किया था, सारे शुरू हो गए। सब वही है। देखो, लार्ज स्केल पे इट इज प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। यस सर। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में क्या होता है, कैथोड और एनोड पर 2 रिएक्शंस होती हैं। इन रिएक्शंस पे ध्यान दें, ये रिएक्शंस आप आगे चल के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हो। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं कैथोड की बात करूं तो कैथोड पर वाटर का रिडक्शन होता है। देखें, प्रोडक्ट आप रटने की जगह खुद बना भी सकते हो। वाटर H2O, यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट है +1 और ऑक्सीजन का है -2 है। अब अगर वाटर का रिडक्शन होना है तो एलिमेंट की ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीज होनी चाहिए। बताओ, ऑक्सीजन -2 में है, -2 से और नीचे जा सकता है? हाँ -1 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होना चाहिए रिडक्शन के लिए। नहीं होगा सर। ऑक्सीजन पहले से -2 में है, तो -2 से नीचे और नहीं जा सकता। तो बचा कौन? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन +1 में है, बताओ क्या +1 से नीचे जा सकता है? जा सकता है। जा सकता है। क्या बनाएगा? 0। हाइड्रोजन बना सकता है। हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड तो बनेगा ही नहीं, मेटल है ही नहीं यहाँ पर। तो क्या होगा, जब वाटर का रिडक्शन होगा तो यहां से H2 बनेगा। ये प्रोडक्ट आ गया वाटर के रिडक्शन का। यानी जब कैथोड पर वाटर जाके इलेक्ट्रोलाइज होगा, वहां उसका रिडक्शन होगा। कैथोड वो इलेक्ट्रोड होता है जहां पे रिडक्शन होता है। क्या होता है? तो जब वाटर का रिडक्शन होगा तो एक प्रोडक्ट तो आपको मिलेगा हाइड्रोजन। H2O लिक्विड चेंजेस टू H2 गैस, इतना मुझे पता है। अब बाकी सब बैलेंसिंग है, तो आप रेडॉक्स में जब बैलेंसिंग सीखोगे तो वहां से और अच्छे से कर लोगे। अभी आप देखें, हाइड्रोजन +1 से कौन सी स्टेट में पहुंचा? 0। बताओ कितने का चेंज? 1। यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 2 -1 का चेंज इंटू 2। नहीं, -1 नहीं देखते हैं, नेट चेंज मैग्नीट्यूड। तो एक्चुअली हाइड्रोजन ने यहां से यहां जाने में 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो दोनों ने 1-1 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। तो यहां पर हम ऐड करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। ठीक है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे थ्रू चार्ज। किससे बैलेंस करेंगे? जो देखो 2 इलेक्ट्रॉन है तो इधर हम क्या ऐड कर देंगे? 2 OH- ऐड कर देंगे। क्या सर, मतलब ऑक्सीडेशन का चेंज 1 है और इंटू 2, क्योंकि इधर 2 है। सर 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 बिल्कुल सही। सर जब बताता हूं तब सुन लिया करो ढंग से। हाँ, यहाँ पे 2H+ भी तो हो सकता है। किधर? इस तरफ? हाँ, कर सकते हो, वही है नीचे। आपके ऊपर है कौन से मीडियम से बैलेंस। जनरली चार्ज बैलेंस करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करते हैं तो OH- से करते हैं। तो अब देख लो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस है क्या? नहीं है, तो यहाँ पर 2H2O लगा दो। सो 2H2O + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस + 2 OH-। ये हो गई कैथोड की रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन इसी को यूज करते हैं, इसको इसी फॉर्म में याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है। ऑक्सीडेशन, अब बताओ ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट क्या बनेगा? आप ही बताओ मुझे। सर वो O2 बन जाएगी। हाँ, क्यों? वो ऑक्सीडेशन होता है। क्योंकि यहाँ पे वाटर तो पहले, हाइड्रोजन तो पहले से ही सबसे हाई स्टेट में +1 से ऊपर हाइड्रोजन जा ही नहीं सकता है। तो बचा कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन -2 से ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 0 स्टेट में।
एक प्रोडक्ट क्या होगा आपके पास, O2 गैस। तो ये पक्का है कि वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड पर क्या बनेगी, ऑक्सीजन, और कैथोड पर क्या बनेगी, हाइड्रोजन। बोलो कोई डाउट? अब करते हैं इसको बैलेंस। तो देखो 2H2 लिक्विड से O2 गैस बन गया, प्लस -2 से 0। बताओ -2 से 0 जाने में इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, 2। ठीक है, तो पहले ना सिंगल H2O की बात कर लेते हैं। तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बैलेंस करो तो यहां पर आप 2H प्लस ऐड कर दोगे। ठीक है, या फिर आप उस तरफ OH माइनस भी ऐड कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है, जैसे आप करना चाहो। ठीक है, अब देखो O2 बैलेंस है क्या, नहीं है, आएगा हाफ O2 आएगा ना। तो पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H प्लस। फिर ऐड कर दो। अब आप इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगी नेट रिएक्शन। तो देखो नेट रिएक्शन में क्या होगा, 2H2O प्लस 2H2O 4H2O लिक्विड। तो 4H2O लिक्विड gives you what, O2 gas plus H2 gas plus 4H plus 2OH minus। सही क्या? अरे सॉरी, यस, वो मैं चेक कर रहा था, आप ध्यान दे रहे हो नहीं दे रहे हो। इंटू 2 है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करना चाहिए कैंसिल। तो ये क्या बनेगा, 4H2O लिक्विड है ना। चलो यही कर लेते हैं, ये भी, ये 4OH माइनस, ये 4H। बताओ 4H प्लस प्लस 4OH में मिलकर बन गया 2H2O। मतलब अच्छा आपको याद है 4 आएगा। अरे 2 into 2 4 हो गया ना। नहीं मतलब वहां पे 4 आएगा। नहीं, वो H2 बैलेंस नहीं हो रहा था इसलिए। सर 4H2 हाँ मुझे याद है, मुझे सब रटा हुआ है, आप चिंता मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बोलो। तो देखो ये 2H2O से इधर वाला कोई भी एक 2H2 उड़ा देना। सो 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 2 यहाँ कितना बन जाए पास, 4H2O। सो 4H2O लिक्विड gives you, बताओ क्या क्या बनाएगा, 2H2 गैस प्लस O2 गैस। ये 2H2 कैसे हुआ, 4H प्लस और 4H2O होगा। तो 4 जाएगा तो यहाँ बचेगा 2H2O। ये याद था मुझे, वो याद नहीं था, वो गलत था। तो ये आपके वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस की ओवरऑल रिएक्शन है। ठीक है, तो जब भी वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होगा आपको कैथोड पर कौन सी गैस मिलेगी, हाइड्रोजन, और एनोड पर कौन सी गैस मिलेगी, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, अभी रटने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन आप इसको बार बार पढ़ोगे, आपको ये अपने आप याद हो जाएगी। चलिए इसके बाद बात करते हैं ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज की। तो ऑक्सीजन कैसे बनती है वो हमने देख ली। अब हम ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो लिखे प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। प्रॉपर्टीज में पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लें। तो ये कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस है। ये तो आप जानते हैं, इसको बताने की क्या जरूरत है ना। लेकिन जो आपकी लिक्विड ऑक्सीजन होती है इज अ पेल ब्लू गैस। ठीक है, तो पेल ब्लू गैस ही होती है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये शायद आप लोगों को याद हो, अच्छे से लिखते ही याद आ जाएगी, O2 इज अ पैरामैग्नेटिक गैस। यस सर। क्यों? ए मोटी। ए मोटी। तो ए मोटी क्या बताती है आपको कि ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक मोटू भी पड़ा। तो बताओ ऑक्सीजन के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यस सर। बताओ इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होती है? 21 21 या 12-21? 12-21। एक मिनट, 14 से ज्यादा है ना। 1 to 1। हाँ, चल जा रहा है। तो क्या बनेगा, 1 2 2 1 12-21। ऐसा मुझे ये पता है, एक्सेप्शन है 16 वाला। असल होता तो पक्का बता दूं। सही बात। तो देखें 16, तो 8 तो पहले ही भर चुके होंगे, हाँ, है ना। अब 8 और भरने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऑक्सीजन के अंदर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए पैरामैग्नेटिक गैस है। उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे तो कितना बनेगा, √n × n+2, दैट इज 2√2 बोहर मैग्नेट्रॉन। तो ये कौन सा बंडल होता है, सिग्मा 2pz,
ये कौन सा होता है पाई 2px, ये होता है पाई 2py, ये होता है पाई स्टार 2px, दिस इज पाई स्टार 2py, और ये क्या बनता है सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, तो यहाँ पर दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए O2 क्या होती है, एक पैरामैग्नेटिक गैस होती है। जैसे O2 होता है ना, वैसे ही S2 भी होता है, चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी तो आप इसकी प्रॉपर्टीज लिखो, फिर और आगे बढ़ते हैं। ये MOT है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, केमिकल बॉन्डिंग, तो वहीं का पार्ट है ये। तो अगर ये आपको नहीं पता तो ये याद रख लो, O2 पैरामैग्नेटिक गैस होती है। वो तो याद ही है बस तो फिर लिख लो फटाफट से। सर इसका volume आगे अच्छी चीज है। देखी मैंने देखी। फिर देखिए थर्ड, कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। तो कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन तो मेनली एक ही तरह के कंपाउंड्स होते हैं, दैट इज ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स आप जानते हो तीन तरह के ऑक्साइड्स बनते हैं, एक आपके पास होते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स, बेसिक दूसरे होते हैं बेसिक ऑक्साइड्स, थर्ड होते हैं आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स सुपर ऑक्साइड। एंड न्यूट्रल ऑक्साइड्स। सर अच्छा ठीक है, तो जनरली जो आपके पास नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं। वो क्या होते हैं एसिडिक, जैसे CO2 हो गया, लेकिन ये भी क्या होते हैं अपनी हायर ऑक्सीजन स्टेट वाले। तो CO2 हो गया, SO2 SO3 दोनों ही एसिडिक होते हैं, NO2 हो गया, जनरली नॉर्मल वाले भी होते ही हैं। ठीक है, ये सब आपके एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। उसके अलावा सम मेटालिक ऑक्साइड्स with metal in higher oxidation state, जैसे Mn2O7। ठीक है, आपके पास जैसे मान लो CrO5 है, Mn2O7 है, ये सब क्या होंगे आपके ऑक्सीडिक ऑक्साइड्स होंगे। तो मेनली तो Mn2O7 आ गया, Cr2O3 में क्रोमियम +3 में, +6 में जहां पर होगा ना वहां पर होगा, तो वहां पर आपके पास वो ऑक्साइड फॉर्म करता है। तो जैसे CrO5 है, इसके थ्रू क्या होगा आपका HCrO4 फॉर्म होता है, जहां पर H2CrO4 फॉर्म होता है क्रोमिक एसिड, तो वहां पर ये क्या होता है आपके एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। फर्दर जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाएगा, सर ऐसे कह सकते हैं कि पानी के साथ जो रिएक्ट करके एसिड बना दे, एसिडिक। हाँ वही होते हैं एसिडिक ऑक्साइड, जिनको पानी में डिसॉल्व करने पर एसिडिक सॉल्यूशन फॉर्म हो, है ना। इसमें B2O3 भी हो गया, बोरोन ट्राइऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो देखो जैसे आप कंपेयर करो ClO2 ClO3 ClO4, ठीक है, या हाँ इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको Cl2O4 लिख सकते हो, इसको आप Cl2O3 लिख सकते हो, और इसको आप Cl2O7। तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन का ऑक्सीजन स्टेट कितना है +7, यहाँ कितना है +6, यहाँ कितना है +4। ये ऐसा कर लो, Cl2O5 ले लो, +5 है, Cl2O3 लिख दिया ना, 644 आएगा। सॉरी, Cl2O7 यहाँ पर है +7, Cl2O5 यहाँ पर कितना है +5, Cl2O3 जहां पर कितना है +3, और Cl2O जहां पर कितना है +1। इनके जो एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर होगा, नहीं क्लोरीन की और चलती है ना ऑक्सीजन स्टेट, तो इनका जो एसिडिक कैरेक्टर है वो पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट बढ़ती जाएगी। तो जैसे पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट बढ़ती है, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, उसकी वजह से ऑक्साइड का क्या होता है एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है। ठीक है, चलिए बेसिक ऑक्साइड, जनरली जो आपके मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। तो आपके जो एल्कली मेटल्स के ऑक्साइड जैसे Na2O हो गया, K2O हो गया, या एल्कलाइन अर्थ मेटल MgO हो गया, Ca हो गया, ये सभी क्या होते हैं आपके बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। फर्दर एम्फोटेरिक ऑक्साइड मैंने आपको सिखाए थे, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, ठीक है, Cr2O3 क्रोमियम +3 स्टेट के अंदर, लेड, ठीक है, SnO2 लोअर स्टेट वाला, ठीक है, लोअर हायर दोनों होते हैं, SN के दोनों ऑक्साइड्स होते हैं। तो सभी नेचर में कैसे होते हैं आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, ZnO हो गया।
तो ये सब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं जो एसिड और बेस दोनों से क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं। फर्दर न्यूट्रल ऑक्साइड्स क्या होता है, जो ना एसिड से रिएक्ट करे ना बेस से। तो आपके पास क्या हो गया, N2O बताया था मैंने आपको, NO, CO, H2O भी बोल सकते हो। उसके अलावा एक O3 ओजोन, ओजोन भी ऑक्साइड ही है और ये भी नेचर में कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। हाँ, ऑक्सीजन का ऑक्साइड है। O2 होता है ना ऑक्साइड, वाटर O2 तो ऑक्सीजन है, वाटर न्यूट्रल तो होता ही ना, न्यूट्रल तो होता है वाटर। रिएक्शन में बेसिक एसिड दोनों वाटर का न्यूट्रल ही बोलते हैं, एम्फोटेरिक भी बोल सकते हैं। वो रिस्पेक्ट में आपने एसिड डाला तो फिर वो एम्फोटेरिक तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। कुछ नहीं डाला है, सिर्फ प्योर वाटर है तो वो न्यूट्रल कंसीडर करके चलेंगे उसको। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए इसका एक और कंपाउंड, ऑक्सीजन की एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड, दैट इज ओजोन। इलेक्ट्रोलिसिस में प्योर वाटर यूज करते हैं ना, क्या इलेक्ट्रोलिसिस में प्योर वाटर यूज करते हैं। हाँ, तो नहीं वहां पर आप एसिडिक यूज करते हो, एसिडिक या बेसिक। प्योर वाटर में तो प्योर वाटर का भी इलेक्ट्रोलिसिस तो होगा, वाटर रिड्यूस होगा दोनों तरफ। कंडक्टिंग नहीं करता, डिस्टिल्ड वाटर यूज करते वो हैं। H+OH माइनस बहुत कम देता है, इसलिए तो अगर आप H+OH माइनस के रिस्पेक्ट में देखोगे तो नहीं करता है। तो नहीं करता। हाँ, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता ना, कौन बोल रहा है। तो वही नहीं पाएगा डिकम्पोज तो। अरे ये देखो ना, वाटर का ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो हो ही रहा है, और वैसे भी एसिडिक यूज करते हैं, एसिडिफाई कर लेते हैं। हाँ, एसिडिफाइड वाटर होता है उसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, क्योंकि प्योर फॉर्म में तो इलेक्ट्रिसिटी करेगा ही नहीं। पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख सकते हैं, पर इसको हम पहले से एसिडिफाइड वाटर यूज करते हैं, तो सही है। ठीक है, ओजोन की प्रिपरेशन देखिए प्रिपरेशन, ओजोन को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ध्यान रखना, काम में आती है आपके ये। इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन ऑक्सीजन। तो O2 गैस पर अगर आप साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, मैंने ना एंडो बोला था ना, और दिख भी रहा है क्योंकि मैं एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, तो रिएक्शन कैसी होगी आपकी, एंडोथर्मिक होगी। हाँ बोलो सर, तो वहाँ जहाँ पे ओजोन प्रेजेंट है वहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है तो क्या? बिजली कड़कती है ना, उसी वजह से करेक्ट अपर एटमॉस्फेयर में तो लोअर एटमॉस्फेयर में। अभी देखोगे आप, एक्चुअली क्या होता है, थर्मोडायनेमिकली O2 ज्यादा स्टेबल होती है, तो ओजोन का आसानी से O2 में कन्वर्जन हो जाता है। तो हायर हाइट्स पर कन्वर्जन कम होता है, लोअर हाइट्स पर ज्यादा होता है, इसलिए लोअर हाइट्स पे ओजोन नहीं मिलती, ऊपर मिलती है। ठीक है, स्ट्रक्चर की अगर आप बात करो तो स्ट्रक्चर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, O डबल बॉन्ड O एंड O माइनस प्लस। मैंने बताया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाओगे तो प्लस माइनस लगा सकते हो। अब आप देखो कॉन्जुगेशन आ गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस हो सकता है। ये डबल बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट हो जाए तो क्या होगा, O सिंगल बॉन्ड O, ठीक है, तो ये प्लस और ये माइनस, और यहाँ पर O डबल बॉन्ड O फॉर्म हो जाएगा। तो मैंने गलत लिखा दिया डैरो, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। तो इस तरह से अगर हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएं तो रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या होता है, दोनों ऑक्सीजन में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होते हैं। तो ना तो ये प्योर सिंगल बॉन्ड होता है, ना ही ये प्योर डबल बॉन्ड होता है। इन दोनों ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स होते हैं। बोलो समझ में आ रही है बात? चलिए इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज आप कॉपी कर लो, फिर इसकी प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये तो हो गया ना? नहीं चलिए देखे, हाँ देखिए, बेकार है क्या? देखो हर इंसान का एक टाइम होता है, हर कलाकार का, उस टाइम वो बहुत चलता है। हर इंसान का, सबका अपना अपना एक टाइम होता है। सर ऐसा मतलब मैं कहता हूँ, मेरा भी कोई एक टाइम है, बस उसके बाद मैं भी डाइल्यूट हो जाऊंगा। और ये सच्चाई आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, अदरवाइज आप बहुत नुकसान और बहुत दुख में रहोगे। सर बड़े मतलब घर में कहता हूँ कि मैं बड़ों को मूवी बुक्स ये सब तुम्हें शौक ही नहीं रहेंगे। हाँ, एज के साथ शौक खत्म होते जाता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं छोटा था ना, छोटा मतलब आप लोगों की एज में था, मैं बहुत तेज बाइक चलाता था, सही में बहुत तेज, मेरे को डर ही नहीं लगता था। और बाइक होती थी बर्बाद से बिल्कुल, जिसके इतने पतले पतले से टायर होते थे, लेकिन उससे व्हीली कर रहे हैं, उससे बिल्कुल यूं लिटा के निकालते थे, यूं सड़क पे लिटाए थे ऐसे, मतलब पूरा चिपक गया सड़क पे, और पता नहीं, डर नहीं होता था। डर होता ही नहीं इस एज में, आप वाली एज में। आज बहुत अच्छी खासी बाइक है जो खुद ही नहीं गिरेगी, लेकिन उसको कर नहीं सकते, तेज ही चला सकते। वो एज के साथ आपके शौक चले जाते हैं। नहीं सर, अब फिकर है सर, अब फिकर है। हाँ फिकर भी होता है। अरे उतना तेज नहीं चलाता, जितनी तेज चला सकते हैं ना
मतलब उस एज में आ जाती। हाँ सर। कभी एक्सीडेंट हुआ है आपका बाइक? नहीं, इसीलिए नहीं हुआ, मैं बहुत वैसे चलाता हूँ। एक बार होते होते बच गया था, उसके बाद मतलब मैं थोड़ी सेफ चलाता हूँ गाड़ियाँ। सर लेकिन डेटोना के साथ आप तेज नहीं चलाते। अरे तेज चलाता हूँ, पर मैं तेज चलाने में और अनसेफ चलाने में बहुत फर्क होता है। रैश ड्राइविंग में और सेफ ड्राइविंग में बहुत फर्क होता है। 60 की स्पीड में लोग रैश ड्राइविंग करते हैं, वैसे तो यूं 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 होते हुए चल रहे हैं, वो रैश ड्राइविंग होती वो होती है। फास्ट को रैश ड्राइविंग थोड़ी बोलते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज, सबसे पहली बात तो ये एक पेल ब्लू गैस है, ओजोन। उसके अलावा अगर आप लिक्विड ओजोन ले लो तो वो एक ब्लू लिक्विड होता है, लेकिन वहीं अगर आप इसे सॉलिड में कन्वर्ट कर दो तो ये आपके पास एक ब्लैक सॉलिड बनता है, वॉयलेट ब्लैक सॉलिड। कैश होते हैं सर? क्या कैश होते हैं? इसकी जस्ट बात कितने बजे बताएं? ये 5:30 से 4:45 से, हाँ 5:45 से होगा, ये 5:30 का टाइम है। चलिए देखें उसके अलावा ओजोन की रिएक्शंस, तो ओजोन की बहुत सारी रिएक्शंस अपन नेक्स्ट क्लास पढ़ लेंगे। अब एक चीज समझ लो आप कि थर्मोडायनेमिकली अगर हम देखें, थर्मोडायनेमिकली ऑक्सीजन is more stable than ozone। ठीक है, तो अगर आप ओजोन और O3 की रिएक्शन देखो, कन्वर्जन आप देखो O3 का ओजोन में, सॉरी ऑक्सीजन में, तो 2O3 gives 3O2। अभी आपने देखा जब 3O2 O3 में जाता है तो डेल्टा H पॉजिटिव है, तो जब रिएक्शन रिवर्स होगी तो बताओ इस रिएक्शन का डेल्टा H कैसा होगा? नेगेटिव। एक चीज। दूसरा बताओ 2 मोल गैस से कितने मोल गैस बन रही है? 3 मोल गैस। इस रिएक्शन का डेल्टा S कैसा होगा? पॉजिटिव। एंट्रोपी बढ़ेगी। तो डेल्टा H नेगेटिव और डेल्टा S पॉजिटिव। डेल्टा G देखो, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ये टर्म नेगेटिव, ये टर्म पॉजिटिव, तो बताओ डेल्टा G कैसा है आपका? ऑलवेज नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव डेल्टा G की वैल्यू बता रही कि रिएक्शन कैसी है? स्पॉन्टेनियस। तो हम सिंपली बोल सकते हैं दैट इज द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, अपने आप बदल जाएगी। हाँ, एंड O3 spontaneously convert into oxygen। तो इसलिए ऑक्सीजन लोअर एटमॉस्फेयर में क्या होता है? आसानी से किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सॉरी, ओजोन किसमें कन्वर्ट हो जाती है? O2 के अंदर। हायर कंडीशन, हायर जो आपके एटमॉस्फेयर होता है उसमें टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस की वजह से और लो टेम्परेचर होने की वजह से ओजोन आपकी क्या होती है? O2 के अंदर कन्वर्ट नहीं होती। ठीक है, तो आज अपन यहीं तक कंप्लीट कर रहे हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं ऑक्सीजन और उसके कंपाउंड्स के बारे में। ऑक्सीजन के कंपाउंड हो गए, ओजोन की 1-2 रिएक्शंस है जो मेरे को आपको लिखवानी है। काम में मेनली एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और ये बहुत सारे एलिमेंट्स को ऑक्सीडाइज कर देता है, तो उनको आपको याद नहीं रखना है, एक बार देख लेना, देख के पढ़ के छोड़ देंगे। उसके बाद हम मिलेंगे सल्फर से। सल्फर की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसकी एलोट्रोपी। सल्फर के सबसे ज्यादा एलोट्रॉप्स होते हैं। पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा एलोट्रॉप्स कौन बनाता है? सल्फर। तो हमें सारे तो नहीं पढ़ने, हम तो 2 पढ़ेंगे, एक अल्फा सल्फर और एक बीटा सल्फर। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है, स्ट्रक्चर वगैरह वो हम लोग देखेंगे और उसके बाद हम सल्फर के कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहाँ से आगे बढ़ते हैं।